कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय स्विट्जरलैंड के डावोस में तापमान लगभग 0 के बराबर है। बहुत सर्दी पड़ रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन खबरों के मामले में ये इस समय दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। यूरोप के तमाम देशों ने डावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक कूटनीतिक बगावत कर दी है, एक नया मोर्चा खोल दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर कहा है कि अब वो अमेरिका के सामने और नहीं झुकेंगे और अब शक्तिशाली देशों के खिलाफ बोलने का समय आ गया है। और उनके इस भाषण की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप भी डावोस पहुंच गए और उन्होंने भी अपना 1 घंटे 10 मिनट का भाषण वहां पर दिया है। और उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज कनाडा जो भी है वो अमेरिका की वजह से है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में विकास का सबसे बड़ा इंजन है और बिना अमेरिका के दुनिया के ज्यादातर देशों का काम नहीं चलेगा। और डेनमार्क पर तो उनकी नजर है ही, इसलिए आज डावोस में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसके बाद हम भारत में शंकराचार्य को लेकर चल रहे विवाद को डिकोड करेंगे। अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में नाराज होकर धरने पर बैठे हैं। वो इस बात से नाराज हैं कि मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान प्रशासन ने उनकी पालकी को घाट तक जाने की इजाजत नहीं दी और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। लेकिन प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस देकर उनके शंकराचार्य होने की वैधता पर ही सवाल उठा दिए हैं। आज हम इस पूरे विवाद का आपके लिए विश्लेषण करेंगे कि असली शंकराचार्य कौन है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे तेलंगाना में हैदराबाद के पास 100 कुत्तों की जहर का इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते तेलंगाना के एक और इलाके में इसी तरह से 500 कुत्तों की हत्या कर दी गई थी। तेलंगाना अब कुत्तों की हत्या का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और आज इसी हॉटस्पॉट को हम डिकोड करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि यूरोप के देशों ने अब खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक कूटनीतिक विद्रोह कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यूरोप के देशों को एक करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने वहां पर कहा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में विकास का सबसे बड़ा इंजन है और बिना अमेरिका के दुनिया के ज्यादातर देशों का काम नहीं चलेगा। ट्रंप के भाषण के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय तय था, लेकिन उन्होंने 70 मिनट तक भाषण दिया। 1 घंटे और 10 मिनट का यह भाषण था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में विकास का सबसे बड़ा इंजन है। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने यूरोप की काफ़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि यूरोप के जो देश हैं वो डेनमार्क की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की भी बड़ी आलोचना की है। आप उनकी 5 बड़ी बातें सुनिए जो उन्होंने आज कहा है। पहला, ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है और अमेरिका के लिए भी ग्रीनलैंड उतना ही जरूरी है। दूसरा, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा है। तीसरा, आज कनाडा जो भी है वो अमेरिका की वजह से है और कनाडा के प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए। चौथा, ट्रंप को शक है कि अगर कभी अमेरिका को जरूरत पड़ी तो नेटो उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के लिए पूरी तरह खड़ा रहता है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि वही देश वक्त आने पर अमेरिका का साथ देंगे, तो इसलिए उन्हें इस बात का शक है। और पांचवा, ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका
ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि मैं चाहूं तो ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी ग्रीनलैंड पाने के लिए हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। Asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के देशों से बहुत नाराज़ हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के बिना इन देशों का काम नहीं चलेगा। और यहाँ आपने देख लिया कि डावोस में इस समय, वैसे तो ये एक जगह जो ऐसी है जो भविष्य की नीतियाँ तय करती है, लेकिन इस समय डावोस में कुछ और ही हो रहा है। यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब खुलकर सार्वजनिक मंचों से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने अब झुकेंगे नहीं। आज डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मार्क कार्नी को और कनाडा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिका का। लेकिन अपने भाषण में मार्क कार्नी ने कहा कि हम लोग एक झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, जहां कमजोर देश एक मजबूत देश के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहते हैं और ये सोचकर वो ये करते हैं कि इस समझौते से उनके हितों की रक्षा होगी। और ये भी एक प्रकार की गुलामी है जो अब और नहीं चलेगी। संक्षिप्त में आपको इस भाषण की 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहला, अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है और दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरा, दुनिया कभी भी पूरी तरह नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से नहीं चली, यह हमेशा ताकत और हितों के हिसाब से आगे बढ़ती है। तीसरा, ताकतवर देश अपने फायदे के लिए आर्थिक रिश्तों, टैरिफ और सिस्टम को हथियार बनाकर दूसरे देशों को मजबूर करते हैं। चौथी बात उन्होंने कही, कमजोर देश अक्सर चुप रहकर और ताकतवर देशों से तालमेल बैठाकर ये मान लेते हैं कि इससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ये सुरक्षा नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाली एक गुलामी है। और पांचवा, कनाडा ने तय किया है कि वो अब ताकतवर देशों के हिसाब से नहीं बल्कि सच बोलकर और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। अब आप उनका ये भाषण सुनिए। For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful,
And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. कनाडा के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है और डावोस में जाकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये कहा है कि अब वो अमेरिका जैसे देशों के सामने और नहीं झुकेंगे। उन्होंने बाकी के जो देश हैं उनसे भी ये कहा है कि अमेरिका को और शक्तिशाली देशों को खुश करना बंद कीजिए। इस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री की अंतरात्मा अब जाग गई है और वो अमेरिका से अब कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। डावोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर बोली गई एक एक बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है और यहां से दुनिया की नई आर्थिक और रणनीतिक नीतियां तय होती हैं और इस मंच से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस प्रकार का खुला विद्रोह बहुत मायने रखता है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए और टैरिफ की धमकियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेंगे। That threats of tariffs to pressurize allies are completely wrong. Mr. Speaker, we will continue to engage constructively. I've had many international calls in recent days, and the Prime Minister of Denmark is coming to the United Kingdom tomorrow for bilateral talks. But I do want to be clear with the House. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. The words from President Trump were expressly intended to put pressure on me to yield on my principles. What he said about Chagos was literally in the same sentence as what he said about Greenland. That was his purpose. And the future of Greenland is a binary issue that is splitting the world at the moment with material consequences. I've been clear and consistent in my position on the future of Greenland. The future is for Greenland and the Kingdom of Denmark alone. तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने देश की संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें, लेकिन ब्रिटेन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। और ग्रीनलैंड को लेकर ब्रिटेन का जवाब है नहीं, ब्रिटेन ग्रीनलैंड को अमेरिका तक नहीं पहुंचने देगा। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन वो भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ है और ट्रंप के खिलाफ है। इससे एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ये कह चुके हैं कि यूरोप को अमेरिका की ताकत के सामने अब और नहीं झुकना चाहिए। We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. इसका जवाब आज राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है
कि राष्ट्रपति मैक्रों आजकल हर जगह चश्मा पहनकर दिखाई दे रहे हैं। ये भी उन्होंने एक प्रकार से एक मजाक करने की कोशिश की। पिछले साल अगस्त में यूरोप के यही नेता व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे बैठे थे जैसे किसी क्लासरूम में कुछ छात्र प्रिंसिपल के सामने बैठते हैं। उस समय ये सारे नेता आत्मसमर्पण के भाव के साथ दिखाई दे रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास पहली बार शायद उसी दिन हुआ था कि अब वो इन देशों पर अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के ये नेता कैमरों के सामने तो ट्रंप की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और उनके दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें पर्सनल मैसेज भेजकर बातचीत का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप इन नेताओं से भी एक कदम आगे है। जब इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को एक पर्सनल मैसेज भेजा तो ट्रंप ने उनके इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में मैक्रों ने कहा था, माय फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त, हम सब सीरिया और ईरान के मुद्दे पर आपके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आपको क्या हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं G7 देशों की एक मीटिंग का आयोजन कर सकता हूं और हम सब लोगों को डावोस के बाद पेरिस में मिलना चाहिए और साथ में डिनर करना चाहिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं मैक्रों ने जो मैसेज किया है। देखिए, वो कह रहे हैं, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड। Let us try to build great things. I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians. और उन्होंने लिखा है, रशियंस को भी बुला सकता हूँ, सीरियंस को भी बुला सकता हूँ। और वो कह रहे हैं, let us have a dinner together in Paris on Thursday before you go back to United States. वैसे पूरी दुनिया इस बात को जानने के लिए बड़ी तत्पर है कि इमैनुअल मैक्रों आजकल जब आ रहे हैं तो वो एक चश्मा पहनकर आते हैं, जैसा कि तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। ये देखिए, इस तरह का चश्मा पहनकर आजकल वो हर मीटिंग में जा रहे हैं और तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा उनकी आंख पर क्या हुआ है, आंख में क्या हुआ है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मैक्रों को आंख में कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये चश्मा पहनना पड़ रहा है और ट्रंप ने भी यही सवाल किया। अब देखिए, मैक्रों ने जो मैसेज भेजा, जो अभी मैंने आपको दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मैसेज को सार्वजनिक कर दिया और शायद इसीलिए इमैनुअल मैक्रों अब इतने सख्त बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप के ये 27 देश एक साथ मिलकर भी अमेरिका के बिना अपनी रक्षा कर सकते हैं? बयान तो बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अच्छा नहीं लग रहा, वो गुलामों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप के ये 27 देश आज अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? बिना अमेरिका के ये सरवाइव कर पाएंगे? अकेले अमेरिका का रक्षा बजट 81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि यूरोप के 27 देशों का रक्षा बजट इसका करीब आधा है, यानी सिर्फ 40 लाख करोड़ रुपए है। ये अंतर आप देख लीजिए। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि फ्रांस के पास सिर्फ 290 हैं। यानी अमेरिका के पास फ्रांस से 17 गुना ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 13.5 लाख सैनिक हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों को मिलाकर उनके पास 13,30,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास करीब 3,400 फाइटर जेट्स हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों के पास मिलकर करीब 1450 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों के पास मिलकर सिर्फ 4 हैं। इसका मतलब है कि समुद्री ताकत में भी अमेरिका पूरे यूरोप से लगभग 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है।
अब यूरोप के देशों की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से उनका मोह भंग हो चुका है और उन्हें अब अपनी दशकों पुरानी गलती का एहसास हो रहा है। तो क्या ये यूरोप के 27 देश अमेरिका से अब अपनी दूरी बना लेंगे, अपना खेमा बदल लेंगे? अगर ऐसा होता है तो अब तक चली आ रही दुनिया की जो पारंपरिक बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय राजनीति चलती आ रही है उसका क्या होगा? आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक धुरी अमेरिका जैसी सुपर पावर पर टिकी है और दूसरी धुरी चीन और रशिया जैसी ताकतों पर टिकी हुई है। ये दो सुपर पावर्स हैं और दुनिया के ज्यादातर देशों को इनमें से किसी एक की टीम को चुनना होता था। यह कोल्ड वॉर के समय से चला आ रहा है। असल में भारत ने स्थिति को बहुत पहले से ही पहचान लिया था और इसीलिए हाल के वर्षों में भारत की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी रही है। यानी भारत अपने 146 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते तय करता है और इन रिश्तों में भारत का हित सर्वोपरि होता है। उदाहरण के तौर पर हम अमेरिका से भी हथियार खरीदते हैं और रशिया से भी। अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ दी। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और क्वाड का भी सदस्य है। भारत की दोस्ती आज इजराइल से भी है और अरब देशों से भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलते हैं। और चीन जैसे देशों के साथ हमारा कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है। कनाडा अब यह कह रहा है कि अब उन्होंने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के बाहर दूसरे देशों से अपने रिश्तों पर वो ध्यान दे रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले कल यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने भी कहा था कि वो भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने वाली है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में दो ध्रुवीय राजनीति की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर यूरोप इस पारंपरिक राजनीति से बाहर निकल आता है, ये जो सुपर पावर वाली राजनीति है कि या तो आप इस खेमे में रहिए या उस खेमे में रहिए, तो जरा सोचिए कि अगर यूरोप के 27 देश अमेरिका के खेमे से निकल आते हैं तो फिर दुनिया की राजनीति का जो संतुलन है उसका क्या होगा? और ये 27 देश फिर किसके खेमे में जाएंगे? क्या ये रशिया के खेमे में चले जाएंगे, चाइना के खेमे में चले जाएंगे? बड़ी बात यह है कि अब इन देशों को इनको ऐसा एहसास हुआ कि इन्होंने सब कुछ अमेरिका के बास्केट में डाल दिया। ये बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के ऊपर आश्रित हो गए और अमेरिका ने इनके साथ धोखेबाजी की है। इसलिए अब ये देश भी शायद वही करेंगे जो भारत करता आ रहा है। तमाम दुनिया के देशों के साथ डील करेंगे, अपने हिसाब से उनके साथ दोस्ती करेंगे और सबसे पहले अपना हित देखेंगे। लेकिन ये जो दो ध्रुवीय राजनीति है, ये कैसे शुरू हुई? वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। उसका गठन हुआ जिसमें ताकत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों से दुनिया को चलाने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन सच ये है कि तब दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश थे। यूरोप से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक समय ऐसा था जब यूरोप के देशों का पूरी दुनिया पर कब्जा था। सबसे शक्तिशाली ये यूरोप हुआ करता था। यहां तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। यूरोप के देश टेक्नोलॉजी और पैसे के मामले में पूरी दुनिया से बहुत आगे थे। इसके बावजूद यूरोप के लगभग सभी देश आगे चलकर अमेरिका की टीम के एक मामूली से सदस्य बन गए। वर्ष 1945 से 1955 के बीच अफ्रीका और एशिया के कम से कम 36 देश आजाद हुए थे। ये वो समय काल है जब भारत भी आजाद हुआ था। भारत 1947 में आजाद हुआ था और मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये कि इसी खंड काल में लगभग 1955 तक कम से कम 36 देश ऐसे थे जो आजाद हुए थे भारत के अलावा। और ये वो समय था जब ब्रिटेन धीरे धीरे इन सारे देशों को आजाद करता जा रहा था। अब ये सारे नए देश थे जो कि पहले गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इनमें कोई विकास नहीं हुआ था। इन नए देशों को मजबूर किया गया कि अपनी आज़ादी बचाने और अपने यहाँ विकास करने के लिए उन्हें या तो अमेरिका या फिर सोवियत संघ में से किसी एक को चुनना होगा। इन दोनों के बिना उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक नैरेटिव बनाया गया कि तीसरी दुनिया के देश अकेले और स्वतंत्र रूप से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस समय भारत ग्लोबल साउथ के इन्हीं देशों को बहुत प्रमोट कर रहा है
और ऐसे देशों के साथ बराबरी की शर्तों पर वो साझेदारी भी करता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों का दौरा कर चुके हैं, उनके नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और भारत अब अपने आप को एक ऐसी शक्ति के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है जो कि ग्लोबल साउथ के जो ये छोटे छोटे देश हैं जो इनके साथ दोस्ती कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि इस समय हो सकता है अगर EU और अमेरिका के बीच में ये दरार पड़ गई तो दुनिया की जो वैश्विक राजनीति है ये भी बदल जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बाद बात करते हैं अपने देश में शंकराचार्य पर जारी सियासत की। हमारे देश में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत विवाद हो रहा है और अब उनके शंकराचार्य होने पर भी नए सवाल उठ रहे हैं। आज हम इसी विवाद को डिकोड करेंगे। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई, जब प्रयागराज में संगम तट पर 56 वर्ष के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ अखाड़े से पालकी में सवार होकर स्नान के लिए पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की, कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया और उन्हें घाट तक स्नान करने के लिए पालकी में जाने से रोक दिया। वो स्नान करने की जगह पालकी में जाना चाहते थे। घाट तक उन्होंने कहा कि मेरी पालकी जाएगी और उसके बाद ही मैं स्नान करूंगा, लेकिन प्रशासन ने और स्थानीय पुलिस ने कहा कि आपकी पालकी आगे नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि उनके शिष्यों ने वहां की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और पालकी सहित संगम तक जाने की वो जिद करने लगे कि हम तो जाएंगे तो पालकी में बैठकर ही जाएंगे। उस समय वहां बहुत भीड़ मौजूद थी और पुलिस के बार बार समझाने पर भी जब शंकराचार्य और उनके शिष्य नहीं माने तो पुलिस ने उनको उनकी पालकी सहित संगम तट से हटाकर कुछ दूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया और वो धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि इस पूरे विवाद पर प्रशासन उनसे माफी मांगे। अब वो लगातार हर रोज मीडिया से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई आरोप लगाते हैं। एक तरह से प्रयागराज के संगम तट पर शंकराचार्य का शिविर अब एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वो पैदल संगम तट तक नहीं जा सकते थे और क्या पालकी पर जाना सनातन की कोई ऐसी परंपरा है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। देश के पहले शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे और उन्होंने पैदल चलकर ही पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ऐसे में अगर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य भी पैदल ही बाकी लोगों की तरह स्नान के लिए चले जाते तो शायद ये विवाद होता ही नहीं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम तो पालकी पर बैठकर ही जाएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी? सबसे पहले आप उनका पक्ष सुनिए। ये शौक नहीं है, ये जरूरत है। अगर हम ऊपर दिखाई देंगे तो दूर तक की जनता, हमसे 100 मीटर दूर तक की जनता भी हमको देख सकेगी और वहीं से संतुष्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको दिखाई नहीं देंगे तो हमको देखने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, भगदड़ मचेगी और अप्रिय घटना होने की संभावना हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं पालकी पर बैठ कर जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं वो मुझे दूर से मेरे दर्शन कर पाएंगे और इसीलिए मैं पालकी पर बैठकर जाना चाहता हूं। लेकिन आज बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं, क्योंकि उनके शंकराचार्य होने पर एक विवाद शुरू हो गया है। प्रयागराज के मेला प्राधिकरण ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि वो अपने नाम के पहले शंकराचार्य शब्द के इस्तेमाल करने पर 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दें। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर उस नोटिस की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, आप पढ़ पाएंगे। 24 घंटे के अंदर यह भी स्पष्ट करें कि आप द्वारा अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द का प्रयोग अथवा अपने आप को ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे किया जा रहा है। तो ये वो नोटिस दिया गया है। और वो ये भी इसमें लिखा है कि ये नोटिस 19 जनवरी को भेजा गया था, जिसमें लिखा है कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य के पद को लेकर एक विवाद है
और यह पूरा विवाद इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक इसका पूरा निपटारा नहीं हो जाता, ऐसे में कोई भी खुद को शंकराचार्य नहीं बता सकता। कैसे बता सकता है? इस नोटिस का शंकराचार्य ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस मनमाना है और दुर्भावनापूर्ण है। उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने शंकराचार्य के तौर पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था और उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसमें उन्हें शंकराचार्य के पद पर बने रहने से रोका गया हो। इस विवाद पर अलग अलग धर्मगुरुओं का कहना है कि नोटिस देना सही है क्योंकि वो शंकराचार्य है ही नहीं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अभी पेंडिंग है और अभी मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग के द्वारा दिए गए शपथ पत्र के कारण प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। ये आजीवन इनका पट्टाभिषेक हो ही नहीं सकता है। अब ये बताते हैं कि कोर्ट के आदेश के पहले पट्टाभिषेक को किसने कर दिया? अरे अभिषेक सिंहासन पर बिठा करके होगा कि आप अपने गुरु की तेरही करके पहुंचे थे और उस पर किसी शंकराचार्य ने दूर से आप पर जल छिड़क दिया, जमीन पर बैठे हुए हैं तो जल छिड़क दिया, आप कह रहे हैं कि अभिषेक हो गया। ऐसे तो फिर रोज अभिषेक होते फिरेंगे, जिनके शरीर पर जल छिड़के जाएंगे। तो ये गलत बयानबाजी, कानून के द्वारा खेलने की कोशिश। लेकिन क्या इस देश के अखाड़ों ने, सन्यासियों ने या देश के किसी प्रतिष्ठित संत ने इनको शंकराचार्य माना? कहीं ऐसे कार्यक्रमों में, आयोजनों में इन्हें बुलाया? तो स्वाभाविक उत्तर है नहीं। अब आपको बताते हैं कि भारत में शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी और ये विवाद क्या है। सनातन संस्कृति के महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस परंपरा की शुरुआत की थी। 8वीं सदी में उन्होंने सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत की शिक्षा को पूरे देश में फैलाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेदों के आधार पर 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर भारत के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ पीठ अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इस पीठ के शंकराचार्य को लेकर ही इस समय विवाद है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ यजुर्वेद से जुड़ा है। पूर्वी भारत के उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ है जिसका मूल ऋग्वेद है और पश्चिम भारत के गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ सामवेद से जुड़ा है। आदि शंकराचार्य के उद्देश्य इन 4 पीठों के माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में बांधना था और इसीलिए उन्होंने हर पीठ में अपने प्रमुख शिष्य को नियुक्त किया जिसे शंकराचार्य की उपाधि दी गई। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहला, दंडी सन्यासी, यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचारी जीवन जीकर विधिवत संन्यास लेता है और इन्हें दंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में हमेशा एक दंड यानी एक डंडा होता है। तो दंडी सन्यासी होना अनिवार्य है। दूसरा, वो महान विद्वान हो, यानी 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, पुराण और वेदांत का ज्ञाता हो। तीसरा, शंकराचार्य बनने से पहले बाकी 3 पीठ की मंजूरी होनी भी जरूरी है। इसके साथ ही काशी विद्वत परिषद से भी मान्यता मिलनी चाहिए, तभी जो है वो शंकराचार्य कहलाएगा। और शंकराचार्य बनने से पहले शास्त्रार्थ करने की भी परंपरा रही है। अब सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य को चुनने का तरीका जब तय है तो फिर ये विवाद क्यों हुआ? असल में ये विवाद बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ पीठ को लेकर है। पिछले 70 वर्षों से इस मठ पर शंकराचार्य चुनने में वसीयत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वसीयत की इस परंपरा की वजह से ही ये विवाद है। बाकी के जो मठ हैं और धर्मगुरुओं का कहना है कि शंकराचार्य का चयन वसीयत से नहीं किया जा सकता। वर्ष 1953 में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य के निधन के बाद उनकी वसीयत के आधार पर स्वामी शांतानंद सरस्वती शंकराचार्य बने थे, लेकिन 3 पीठों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी और अदालत में भी इसे चुनौती दी गई।
कुछ वर्षों के बाद यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस पीठ में 2 शंकराचार्य हो गए और इन दोनों के नाम स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती थे। यानी एक ही पीठ में अब 2 शंकराचार्य हो गए। वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों ही धर्मगुरुओं को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। सितंबर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और उनके शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वसीहत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन 1 महीने के बाद ही अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शंकराचार्य बनने से जुड़ा समारोह करने और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और अब भी ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। धर्मगुरुओं का कहना है कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य को सभी पीठों से मंजूरी नहीं मिली है। उन्हें शंकराचार्य बनाए जाने के लिए कोई परंपरागत धार्मिक समारोह भी नहीं हुआ, न ही उन्हें शास्त्रार्थ जैसे कार्यक्रम में उन्होंने कभी हिस्सा लिया है। तो जो धर्मगुरु हैं वो उन्हें औपचारिक रूप से शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अपने नाम के साथ लगातार शंकराचार्य लगाते हैं और वो दुनिया भर में अपने आप को शंकराचार्य के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से वो इस छतरी और पालकी के साथ हर जगह चलते हैं। हमारे देश में हमेशा से ही गुरु शिष्य की परंपरा रही है और ऐसी परंपरा में अगर वसीयत आ जाती है तो विवाद होना तय है। भले ही आज ये विवाद अदालत में है, लेकिन ऐसे विवादों की वजह से सनातन धर्म की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। और जो संत होते हैं, संतों को तो वैसे भी इस प्रकार की सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। संत किसी पद के मोहताज नहीं होते। जो असली संत होता है वो किसी पालकी का मोहताज नहीं होता। असली संत किसी छत्र छाया का मोहताज नहीं होता। असली संत शक्ति के पीछे नहीं भागता। असली संत जो होता है वो बहुत सौम्य होता है। असली संत उदार होता है। असली संत माफ कर देने वाला व्यक्ति होता है। और असली संत जो है वो कभी भी इस प्रकार के विवाद में इसलिए तो किसी से झगड़ा कभी नहीं करेगा कि वो पालकी पर जाना चाहता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के विवाद होते हैं, तो अक्सर सनातन धर्म की जो छवि है उसी को ठेस पहुंचती है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में, जो पिछले कुछ समय से कुत्तों की हत्या का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये आज जो हमारी खबर है ये एनिमल लवर्स के लिए है। जो लोग पशुओं से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, ये खबर उनके लिए है और ये खबर चिंता में डालने वाली खबर है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइजनर ने अपनी चर्चित किताब रेफरेंस ऑफ लाइफ में लिखा था कि जो इंसान अपनी दया का दायरा दूसरे जीवों तक नहीं बढ़ा सकता, वो इंसान खुद भी शांति से नहीं रह पाता। ये रेफरेंस ऑफ लाइफ में उन्होंने लिखा है। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसानों को रहने का अधिकार है और इंसान ही जानवरों की किस्मत का फैसला करेंगे। इंसान ही ये तय करेंगे कि कौन सा जानवर कहाँ रहेगा और कौन से जानवर को जिंदा रहने का अधिकार है और किसके नसीब में मौत लिखी है। हमारे देश में तेलंगाना आवारा कुत्तों, स्ट्रे डॉग्स की हत्या का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुत्तों को मारने की सुपारी दी जा रही है। 14 जनवरी को हमने आपको बताया था कि हैदराबाद से 165 किलोमीटर दूर कामारेड्डी जिले में 500 से ज़्यादा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया और हफ्ते भर के अंदर ही इसी तरह की अब दूसरी घटना हुई है। अब हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में 100 से ज़्यादा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। 19 जनवरी को तेलंगाना के गांव में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें गांव का सरपंच, एक वार्ड सदस्य और गांव के सचिव को आरोपी बनाया गया है। స్టే యానిమల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ సంబంధించిన వాళ్ళు మన యాచారం విలేజ్లో వీధి కుక్కలని చంపేశారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారము వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 100 కుక్కల వరకు చనిపోయాయని చెప్పడం జరిగింది। अभी आशंका जताई जा रही है कि तेलंगाना में स्ट्रे डॉग्स को मारने के लिए एक गैंग काम कर रहा है और ये गैंग
गांवों के सरपंचों के कहने पर स्ट्रे डॉग्स को मारने का काम करता है। तेलंगाना में पंचायत चुनाव में गांवों से आवारा कुत्तों को हटाने का एक बड़ा मुद्दा था। इन चुनावों में कई सरपंचों ने गांव वालों से वादा किया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो गांव से कुत्तों को हटा देंगे, और अब ये लोग कुत्तों को हटाने के नाम पर उनकी हत्या कर रहे हैं। इन आवारा कुत्तों को गांव से हटाने के लिए कई दूसरे उपाय भी किए जा सकते थे। उन्हें किसी दूर शेल्टर होम में भी भेजा जा सकता था। ये जो कुत्ते हैं ये बेजुबान हैं, अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, और शायद इसीलिए इतनी आसानी से इनकी हत्या की जा रही है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि महंगे वकीलों को अपने लिए अदालतों में खड़ा कर दें। इसीलिए कोई भी इन हत्याओं को लेकर बात नहीं कर रहा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। उस वक्त हर प्राकृतिक संसाधन पर जानवरों का ही अधिकार होता था। इसके बाद आज से 3 लाख वर्ष पहले इंसान की उत्पत्ति हुई, और जब से इंसान आया उसने दूसरे जानवरों के अधिकार छीनने शुरू कर दिए। आज आप इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखते होंगे जब जानवर जंगलों से बाहर निकलकर इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं और इंसान उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए क्रूर तरीके अपनाते हैं। कई मामलों में तो इन जानवरों की हत्या कर दी जाती है, और ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये जानवर इंसानों की बस्ती में कैसे आ गए, जबकि सच्चाई ये है कि इंसानों की बस्ती जानवरों के घरों को काटकर बन रही है। विकास के नाम पर इंसान ने इन जानवरों से जंगल, नदी, नाले, पेड़ पौधे, उनका घर, सब कुछ छीन लिया, और वहां अपने लिए उन्होंने मकान, दुकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली। और ये सब करके इंसान अब ये आरोप लगाता है कि ये जानवर उनकी जिंदगी में खलल डालते हैं। आज हर इंसान को ये समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जितना अधिकार उसका है उतना ही अधिकार इन जानवरों का भी है, जिन्हें इंसान ने पिंजरों में बंद कर दिया है। इन जानवरों को सुरक्षित और खुश रखना इंसानों की जिम्मेदारी है, तभी ये जगह, ये पृथ्वी, ये दुनिया एक खुशनुमा स्थान बन पाएगी। इंसानों को जानवरों का दर्द तब समझ में आएगा जब चाहे एक दिन के लिए ही सही इंसानों को पिंजरे में कुछ ऐसे ही बंद कर दिया जाए। तब शायद इंसान समझ पाएंगे कि जानवरों से उनकी आज़ादी और उनकी जगह छीने जाने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए ये तस्वीर हम बार बार दिखाते हैं। अगर इंसानों के साथ ये हो एक दिन के लिए, तब इंसान समझेंगे कि इन जानवरों का, इन बेजुबान जानवरों का दर्द क्या है। बड़ी बात यह है कि इंसान धीरे धीरे जानवरों के घरों को नष्ट कर रहा है, और वो जानवरों के घर हैं जंगल। जब जंगलों में रहने की जगह नहीं बचेगी, हर जंगल में विकास के नाम पर इंसान पहुंच गए हैं। जंगलों के बीच में सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रहने के मकान बन रहे हैं, बाजार बन रहे हैं, और ये सब विकास के नाम पर हो रहा है। तब ये जानवर आखिर कहां जाएंगे? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इन स्ट्रे डॉग्स की हत्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और अपने राज्य में एक सख्त कानून इसके लिए बनाना चाहिए। ऐसी घटनाओं के पीछे कितने गैंग्स जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर एक्शन नहीं लिया गया और इसी तरह की घटनाएं बार बार तेलंगाना में होती रहीं, तो लोग यही सोचेंगे कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जानवरों से प्यार ही नहीं है। अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत 2 बड़े गंभीर सवालों से करेंगे। पहला, किसी पर झूठे आरोप लगाना और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अब आजकल एक फैशन बन गया है। और दूसरा, क्या झूठे और फर्जी आरोप ऑनलाइन ब्लैकमेल का नया हथियार बन गए हैं? कुछ ऐसा ही केरल में हुआ है, जहां आज शिमजिता मुस्तफा नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस इन्फ्लुएंसर पर आरोप है कि उसने एक रील बनाकर दीपक नाम के एक व्यक्ति पर बस में छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाए, जिसके बाद 42 वर्ष के दीपक ने 18 जनवरी को आत्मग्लानि की वजह से, अपनी बदनामी की वजह से आत्महत्या कर ली। दीपक एक कपड़े की कंपनी में काम करता था, और इस कंपनी के काम के सिलसिले में वो अक्सर बस से सफर किया करता था। 16 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कन्नूर की बस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यह दावा किया गया कि इस बस में
दीपक ने इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस लड़की ने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और यह वीडियो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। इसके वीडियो को हजारों लाइक्स, व्यूज और शेयर मिले। एक दिन के बाद इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने इस वीडियो को हटा भी लिया, डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक दीपक का बहुत नुकसान हो चुका था, बदनामी हो चुकी थी और तब तक बहुत देर हो गई और दीपक ने इस दौरान आत्महत्या कर ली और दीपक के परिवार ने इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। अब दीपक की मां कहती हैं कि उनके बेटे को ऐसे अपराध के लिए पूरे समाज में अपमानित किया गया जो अपराध उसने किया ही नहीं था। आपको याद होगा कि केरल के दीपक की तरह ही बेंगलुरु के एक आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष भी झूठे आरोपों के शिकार हुए थे और अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि उनकी पत्नी और उनके ससुराल के लोगों ने उन पर घरेलू हिंसा के झूठे आरोप लगाए हैं और इन झूठे आरोपों से अतुल सुभाष इतने आहत और परेशान हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। एनसीआरबी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट कहती है कि महिला अपराध से जुड़े 33,645 केस जांच में झूठे निकले। इसमें 3,959 केसों में रेप के झूठे आरोप लगाए गए थे। घरेलू हिंसा के 6,176 केस झूठे पाए गए और किडनैपिंग के भी 15,678 आरोप गलत पाए गए थे। तो यहां पर पूरे समाज को, हमारी व्यवस्था को, पुलिस को यह बात देखनी होगी कि अगर झूठे आरोप किसी पर लगाए जा रहे हैं और उस आरोप लगाने की पूरे प्रक्रिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ऐसे में आंख बंद करके इस तरह के आरोपों पर विश्वास ना किया जाए। अब बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आजकल घर घर में चांदी की बढ़ती कीमत की चर्चा हो रही है। आपके घर में भी आपने ज़रूर अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बात की होगी कि भाई आजकल चांदी में क्या चल रहा है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 3,25,000 रुपये पहुंच गई है और यह अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। पिछले एक साल में चांदी ने रिटर्न के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक साल पहले 1 किलो चांदी की कीमत 90,500 रुपये थी, यानी एक साल में चांदी में 260% का मुनाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि चांदी की यह तेजी पिछले साल से शुरू हुई और वर्ष 2025 से पहले चांदी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया था। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। पिछले एक महीने में चांदी 62% और 3 महीने में 102% महंगी हुई है, जबकि एक साल में 260% और 5 साल का अगर औसत निकालें तो इसमें सिर्फ 412% का रिटर्न उसने दिया है। मतलब यह है कि चांदी में पिछले 5 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा मुनाफा और सबसे ज्यादा उछाल पिछले एक साल में आया। अब सवाल यह है कि आखिर चांदी में यह तेजी पिछले साल ही क्यों आई? तो पिछले साल ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के देशों पर जबरदस्त टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। वहीं दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध शुरू हो गए। पूरी दुनिया में तनाव चल रहा है। ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर भी चांदी में बड़े निवेशक अब खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए ज़माने के प्रोडक्ट्स में चांदी का इस्तेमाल अब बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी दुनिया भर में चांदी की मांग बढ़ गई। अमेरिका ने पिछले साल चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में डाल दिया, जबकि चीन ने इसी साल 1 जनवरी से चांदी के एक्सपोर्ट पर अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिए। चीन दुनिया की ज़रूरत का 60 से 70% तक चांदी एक्सपोर्ट करता था और इससे दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई क्योंकि चीन ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। ये कहानी अभी आगे जारी रहेगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सोने और चांदी की ये रेस आपको दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो, देश हो, विदेश हो,
का टायर, जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चांदी के बारे में तो हमने आपको ब्रेक से पहले बताया कि चांदी के जो दाम हैं वो अब रिकॉर्ड हाई है, लेकिन चांदी के अलावा सोने की कीमत भी अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,410 रुपये है और पिछले एक साल में सोना भी करीब 102% महंगा हुआ है। अब दुनिया में सोने की बढ़ती मांग को डिकोड करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला। आज सोना कई देशों के लिए एक संकट मोचक एसेट बन गया है। वर्ष 2022 से पहले तक दुनिया भर के देश कागज की करेंसी यानी यूएस डॉलर पर भरोसा करते थे। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा निवेश किया करते थे और विदेशी रिजर्व के तौर पर बड़ी मात्रा में अपने यहाँ यूएस डॉलर खरीद कर रखते थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में डॉलर और अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है और सोने पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए दुनिया भर के अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वर्ष 2022 के बाद ये बदलाव ही क्यों आया? तो 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए और इसके साथ ही विदेशों में मौजूद रशिया की जितनी भी संपत्तियां थीं, बैंक अकाउंट्स थे, उन सबको फ्रीज कर दिया गया। रशिया की विदेशी संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा डॉलर और पश्चिमी बैंकों में था और प्रतिबंध के कारण रशिया के पास पैसा होते हुए भी वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। पैसा है लेकिन पैसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये घटना दुनिया के कई देशों के लिए एक सबक बन गई। दुनिया के देशों को इस बात की आशंका है कि अगर किसी वजह से अमेरिका से उनके मतभेद हो गए तो हो सकता है बैंकों में पड़ा उनका पैसा भी फंस सकता है। इसी डर की वजह से उन्होंने डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कम कर दिया और सोने का रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेजरी बॉन्ड्स एक तरह का कागज होता है जिसे अमेरिका किसी को देकर उससे कर्ज लेता है। और आप इन आंकड़ों को देखिए, वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2024 के बीच दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा। पिछले साल तक दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स के पास कुल 36,344 टन गोल्ड रिजर्व था। अमेरिका के साथ किसी भी तनाव से निपटने के लिए चीन सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि सोने की ताकत भी बढ़ा रहा है। चीन ने पिछले साल जनवरी से लेकर सितंबर के बीच लगभग 39 टन सोना खरीदा है और पिछले साल चीन के सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व बढ़कर लगभग 2300 टन हो गया। चीन की तरह भारत भी लगातार अपने सोने का भंडार बढ़ा रहा है। वर्ष 2015 में भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास 558 टन गोल्ड रिजर्व था और 2025 में यह बढ़कर 880 टन हो गया। हालांकि पिछले साल आरबीआई की सोने की खरीदारी में कुछ कमी जरूर आई थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगभग 11 से 12% है और सोना दुनिया का एकमात्र ऐसा एसेट है जो बेहद महंगा है और डॉलर के बाद व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मान्य माध्यम माना जाता है। सोने को ना तो डॉलर की तरह छापा जा सकता है और ना ही क्रिप्टो करेंसी की तरह कंप्यूटर से बनाया जा सकता है। सोना हजारों वर्षों से ऐसे ही चलता आ रहा है और हमेशा से इसकी कीमत बनी रही है। इसलिए भविष्य में कभी डॉलर में कोई गिरावट आ भी जाए तो जिस देश के पास ज्यादा सोना होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत बनी रहेगी। और इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और आने वाले दिनों में सोना सस्ता होने की संभावना भी काफ़ी कम है। इसलिए अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय सोना और चांदी सबसे अच्छे विकल्प हैं, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि देशों के लिए भी। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, वही आपको तोड़ने की ताकत रखती है। इसलिए अपनी आदतें सोच समझकर अपनाएं। नमस्कार।